यह जो आप इतना बड़ा शिप देख रहे हो, इसका सिर्फ एक काम है माल को ढोना। और इस शिप में लगे रहते हैं बड़े बड़े डीजल इंजन जो प्रोपल्सन सिस्टम का काम करते हैं। यह इंजन ज़बरदस्त पावर जनरेट करते हैं, लेकिन पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनमें यूज़ होता है एकदम लो ग्रेड का फ्यूल केरोसिन। यह फ्यूल सस्ता होता है लेकिन एनर्जी डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। इन शिप के कंपैरिजन में यह है INS विक्रांत, जो एक काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। आगे तो बढ़ता ही है, इसके अलावा इसमें लगे मिसाइल लॉन्च करना, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट को टेक ऑफ करना, लैंड करवाना जैसे कई काम करता है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी ज़बरदस्त पावर को डिटेल से समझा था, जो किसी इंजीनियरिंग के मैजिक से कम नहीं है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को भी जरूर से देखना। इस इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का दिल इसका इंजन रूम होता है। INS विक्रांत इंडिया का अपना सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें टोटल 4 इंजन लगे रहते हैं। हर एक इंजन यहाँ पे 30,000 HP की पावर प्रोड्यूस करता है और चारों मिलकर 1,20,000 HP यानी 88 मेगावाट की पावर जनरेट करते हैं। यहाँ पर कोई नॉर्मल इंजन नहीं लगे रहते हैं। LM2500 गैस टर्बाइन इंजन लगे रहते हैं। देखा जाए तो एयरप्लेन का जो जेट इंजन होता है, ठीक ठीक उसी के जैसे ही यह इंजन यहाँ पे काम करता है। अब इंडियन आर्मी का इस इंजन को सेलेक्ट करने के पीछे एक बड़ा रीजन है। इन टरबाइन इंजन को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और जब शिप सर्विस पे जाता है तो इंजन की सर्विस के लिए शिप की ऊपर की डेक को खोलकर इंजन को बाहर निकालना पड़ता है, जो काफी कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। लेकिन LM2500 गैस टरबाइन इंजन को ऑन साइट पे ही मेंटेन किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर 4 इंजन लगे रहते हैं तो किसी एक इंजन पर मेंटेनेंस का काम चलता रहेगा और बाकी के 3 इंजन वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। यदि इंजन को देखें तो यहाँ तक इसकी साइज छोटी होती जा रही है, जिसका मतलब है बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचा जाएगा और इस छोटे एरिया में कंप्रेस किया जाएगा और उसके बाद में इसकी जो साइज है वह बड़ी होती जा रही है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या मैकेनिज्म चल रहा है। तो इंजन समझने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यदि आप इस टाइप का एडवांस 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे बेहतरीन 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज में लेकर अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे और हमने एनिमेशन के हर सेक्टर को डिटेल से कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है। कूपन कोड INS50 यूज करने पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट 100 लोगों को। गैस टरबाइन के अंदर बहुत सारे रोटर और स्टेटर ब्लेड लगे रहते हैं। यहाँ पर ये जो रोटर और स्टेटर ब्लेड लगे रहते हैं, यह एक लो प्रेशर कंप्रेसर है जो एयर को कंप्रेस करता है। इस कंप्रेसर के आगे एक और कंप्रेसर का सेट लगा रहता है जो साइज में छोटा होता है, लेकिन इसका नाम हाई प्रेशर कंप्रेसर है। यह हाई स्पीड में रोटेट करता है और एयर का प्रेशर और टेम्परेचर भी ज्यादा इंक्रीज करता है। पीछे की तरफ टरबाइंस लगे रहते हैं जिनसे हमें आउटपुट में पावर मिलती है और इन पावर से हम प्रोपेलर को रोटेट करवाते हैं। लेकिन इतना आसान है नहीं। यहाँ पे बेसिकली 2 शाफ्ट होती है। एक पर हाई प्रेशर कंप्रेसर और टरबाइन के सेट लगे रहते हैं और यह शाफ्ट अंदर से खोखली होती है और इसके अंदर से लो प्रेशर कंप्रेसर और टरबाइन वाली शाफ्ट जाती है। इस टाइप की डिजाइन को 2 स्पूल डिजाइन बोलते हैं। दोनों शाफ्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है और अपनी अलग अलग स्पीड में रोटेट करती है। यह जो लो प्रेशर कंप्रेसर है, यह 7 स्टेज कंप्रेसर है। एक रोटर और एक स्टेटर ब्लेड मिलकर एक स्टेज कंप्लीट होती है। जो रोटर ब्लेड होती है वह शाफ्ट पर सेट होती है और शाफ्ट के साथ में रोटेट करती है और स्टेटर ब्लेड इसकी बॉडी पर सेट होती है और यह फिक्स होती है। ठीक इसी तरीके से शाफ्ट पर इधर की तरफ लो प्रेशर टरबाइन लगा रहता है और यहाँ पर भी स्टेटर और रोटर ब्लेड के सेट होते हैं। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो कंप्रेसर भी रोटेट करेगा और कंप्रेसर बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचने लगेगा। यहाँ पर स्टेटर और रोटर ब्लेड एयर फॉइल प्रिंसिपल पर बने होते हैं। सबसे पहले एयर स्टेटर ब्लेड से स्ट्राइक करती है। जैसे जैसे एयर आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एरिया बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एयर की वेलोसिटी थोड़ी कम होती जाएगी और हवा की कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में बदल जाएगी। हवा यहाँ से रोटर ब्लेड पर पहुंचती है। रोटर ब्लेड भी ठीक ऐसे ही हवा की वेलोसिटी को कम करेगी और यहाँ पर भी हवा की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी प्रेशर एनर्जी में बदल जाएगी। लेकिन रोटर ब्लेड हाई स्पीड में रोटेट करते हैं तो यह प्रेशर तो इंक्रीज करते ही है, साथ में इसकी स्पीड भी इंक्रीज कर देंगे। इस तरीके से कंप्रेसर की हर स्टेज में एयर का प्रेशर और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लो प्रेशर कंप्रेसर के जो स्टेटर ब्लेड होते हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। जब ब्लेड एडजस्ट होते हैं तो कंप्रेसर और ज्यादा हवा बाहर से अंदर की तरफ खींचेगा और इंजन अपनी पावर को इन ब्लेड के एडजस्टमेंट के साथ में कम या ज्यादा कर सकता है।
लो प्रेशर कंप्रेसर के आगे हाई प्रेशर कंप्रेसर लगा रहता है जो ठीक इसी तरीके से काम करता है, लेकिन यह हाई स्पीड में रोटेट करता है और यह कंप्रेसर भी हवा के प्रेशर और वेलोसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। अब दोनों कंप्रेसर इस हवा को इतना कंप्रेस करते हैं कि इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देते हैं। कंप्रेसर के आगे लगा रहता है कंबसन चेंबर, जहां पर फ्यूल जलता है। इस चेंबर के अंदर नोजल लगे रहते हैं जो फ्यूल को इस चेंबर में स्प्रे करने का काम करते हैं और पीछे से आ रही हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली हवा के साथ में यह फ्यूल मिक्स हो जाता है। विक्रांत में हाई क्वालिटी का फ्यूल काम में लिया जाता है जो एविएशन सिस्टम में यूज होता है। यह फ्यूल हाई स्पीड में प्रोपल्सन प्रोवाइड करवाता है और इसकी एनर्जी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। अब हवा एक तो पूरी प्रेशर में, ऊपर से उसका टेम्परेचर बढ़ गया है और साथ में इसमें फ्यूल भी मिक्स कर दिया गया है। अब ऐसी कंडीशन में यदि इस फ्यूल में आग लगाई जाए तो क्या होगा? यह ठीक बारूद के ढेर पे बैठ के माचिस जलाने जैसा है और यहाँ पर आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग लगे रहते हैं, ठीक गाड़ियों के जैसे। इस वीडियो से आप समझ सकते हो स्पार्क प्लग कैसे काम करता है। जैसे ही यहाँ पे आग लगेगी, हाई टेम्परेचर पर फ्यूल जलेगा और बहुत सारी गैसेज रिलीज होगी और वह एक्सपेंड करेगी तो कंबसन चेंबर में और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और यह पूरा प्रेशर लगता है टरबाइन की ब्लेड पर। टरबाइन की ब्लेड भी एयरफॉइल प्रिंसिपल पर बने होते हैं, जिससे टरबाइन रोटेट करने लगेगा और टरबाइन रोटेट करेगा तो कंप्रेसर भी रोटेट करने लग जाएगा। अब फ्यूल जल गया तो फिर इन गैस को बाहर छोड़ दिया जाता है। शिप की डेक पर यहाँ पर एग्जॉस्ट बने रहते हैं इनसे। लेकिन यदि आप इस इंजन के नोजल की साइज देखोगे, जहां से गैस बाहर निकलती है, इसका एरिया इंक्रीज होता जाता है। लेकिन जेट इंजन का जो नोजल होता है उसका एरिया काफी छोटा होता है और यदि ऐसा हमने गैस टरबाइन के साथ में भी कर दिया तो इंजन शिप को आगे नहीं लेकर जाएगा, बल्कि खुद ही शिप छोड़कर आगे भाग जाएगा। क्योंकि जेट इंजन के अंदर हाई प्रेशर से गैस को बाहर छोड़ते हैं ताकि एयरप्लेन आगे बढ़े। यहाँ पर हमारा पर्पस दूसरा है, हमें शिप को प्रोपेलर के थ्रू आगे बढ़ाना है। तो हम नोजल का साइज बढ़ा रखते हैं ताकि ये हवा से थ्रस्ट क्रिएट ना करे, हमें इसकी रोटेशनल पावर को ही काम में लेना है। अब यदि आपके दिमाग में यह क्वेश्चन नहीं आया तो आपका दिमाग एकदम सुस्त स्टेज में है, उसको जगाने की जरूरत है कि जब तक कंप्रेसर नहीं चलेगा तब तक हवा अंदर नहीं आएगी। हवा अंदर नहीं आएगी तो फ्यूल नहीं जलेगा, फ्यूल नहीं जलेगा तो टरबाइन नहीं रोटेट करेगा और टरबाइन रोटेट नहीं करेगा तो वही बात, कंप्रेसर कैसे चलेंगे। तो इस इंजन को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए बाहर से इसको पावर देनी पड़ती है। जैसे हमारे गाड़ियों में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए स्टेटर मोटर से इंजन को घुमाया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर स्टेटर मोटर लगी रहती है। यहाँ पर पास में रखे हुए टैंक में हाई प्रेशर में हवा भरी रहती है और इस हवा को यहाँ से पंप के पास में भेजा जाता है, जिससे पंप स्पीड में रोटेट करने लगेगा। पंप से एक शाफ्ट निकलती है और एक गियर मैकेनिज्म के थ्रू इंजन की मेन शाफ्ट को रोटेट करवाया जाता है। जब कंप्रेसर 60 से 70% स्पीड पर पहुंच जाता है तब यहाँ पर फ्यूल जलता है और फिर यहाँ पर यह टरबाइन की पावर से कंप्रेसर चलते हैं और इंजन हाई स्पीड में चलने लग जाता है। इंजन जब स्टार्ट हो जाता है तो लो प्रेशर टरबाइन की जो शाफ्ट होती है उसको बाहर निकाला जाता है प्रोपेलर को घुमाने के लिए। लेकिन डायरेक्ट हम प्रोपेलर को पावर नहीं दे सकते क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है। इसकी स्पीड 10,000 आरपीएम तक होती है या इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर एक बड़ा गियर बॉक्स लगाया जाता है और इस गियर बॉक्स में दो इंजन को एक साथ में सेट किया जाता है और एक कॉमन शाफ्ट को बाहर निकाला जाता है, जहाँ पर दो इंजन मिलकर एक प्रोपेलर को घुमाते हैं। इस सिस्टम को कंबाइंड प्रोपल्सन सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर जो गियर बॉक्स है, इससे दो और शाफ्ट बाहर निकलती है जिन पर इलेक्ट्रिक जनरेटर को लगाया जाता है पूरे शिप में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए। अब आपको गजब की बात बताता हूँ, विक्रांत का इन 4 इलेक्ट्रिक जनरेटर से काम चलता नहीं है, इसमें 4 और जनरेटर लगे रहते हैं। अब वह कहाँ पर लगे रहते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता है और इन 4 का भी हमें एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये यहीं पर लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है। शिप की जो शाफ्ट होती है ये काफी ज्यादा लंबी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यह शाफ्ट जितनी ज्यादा लंबी होती है उतना ही यह ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करती है। तो फिर इसको बेरिंग्स का पूरा प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है। शिप के जो प्रोपेलर ब्लेड होते हैं ये फिक्स्ड पिच प्रोपेलर होते हैं, जिसका मतलब है प्रोपेलर अपने ब्लेड के एंगल को एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ शिप के अंदर प्रोपेलर अपने ब्लेड के एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं और शायद यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हमारा इंजन हमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो हमें अलग से सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। इन प्रोपेलर के जस्ट पीछे रडर लगा रहता है जो इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को टर्न करवाने का काम करता है। यह एक तरीके से इस एयरक्राफ्ट कैरियर का स्टीयरिंग है और यह अपने एंगल को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं।
INS विक्रांत एक बहुत ही एडवांस और पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें इसके पास में अपने खुद के डिफेंस सिस्टम है जिसमें मिसाइल सिस्टम, ऑटोमेटिक गन्स भी लगे हुए हैं। इसके अलावा एडवांस रडार सिस्टम और जबरदस्त नेविगेशन सिस्टम है जिसको हमने डिटेल से इस वीडियो में कवर किया है। जरूर से आप देखना, और एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल की मेंबरशिप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है रेगुलर वीडियोस पोस्ट करने के लिए। थैंक यू।